लेट अस क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विथ अस। आइए दोस्तों जुड़ते हैं टॉप एजुकेटर से, क्वालिटी कंटेंट से और एक ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस का हिस्सा बनते हैं। इंडिया के सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़िए, यूपीएससी सीएससी को क्रैक कीजिए। यह प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन या प्लेटफॉर्म किसी भी विद्यार्थी के सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म स्टूडेंट को वन स्टॉप सोल्यूशन देता है, सक्सेस का कैप्सूल कोर्स देता है, जिसमें शामिल हैं डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। ये जो डेली लाइव क्लासेज हैं, इनको डिजाइन ऐसा किया गया है कि इसमें स्टूडेंट अपने एजुकेटर से बातचीत कर सकता है, इंगेज रहता है, सवाल जवाब पूछता है, अर्थात संवाद की पर्याप्त मौके मिलते हैं यहाँ। और इसकी यह खूबी इस वर्चुअल क्लासेज को एक्चुअल क्लासेज में तब्दील कर देती है। जो लाइव टेस्ट और क्विज का मामला है, इसके माध्यम से स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को, तैयारी का मूल्यांकन करता रहता है। स्ट्रक्चरल कोर्स बहुत जरूरी है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में विशेष करके जनरल स्टडीज का सिलेबस ऐसा है कि बिखराव की संभावनाएं बहुत है, लेकिन कोर्स को ऐसा स्ट्रक्चर कर दिया गया, ऐसा डिजाइन कर दिया गया है कि यह बिखराव की समस्याएं दूर हो गई हैं। साथ साथ एक सब्सक्रिप्शन पर अनलिमिटेड एसेस प्राप्त होता है। यह एक ऐसा एसेस प्राप्त होता है कि मतलब आपकी एक सब्सक्रिप्शन लीजिए, आप जहां रहेंगे आपकी पहुंच तक सारे के सारे लाइव वीडियो हैं, सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियो तक आपकी पहुंच सुनिश्चित हो जाती है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि सक्सेस का कैप्सूल कोर्स। तीन ही सारी विशेषताओं को देखते हुए आप जल्दी से जल्दी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। मुझसे जुड़े, मैं लोकेश त्रिपाठी अपने 10 सालों के अनुभव के साथ आपसे जुड़ रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे साथ आपको इस प्लेटफॉर्म पर ढेर सारे टीचर, इंडिया के टॉप एजुकेटर मिलेंगे, इनसे भी पढ़ने का मौका लीजिए। दो प्रकार के प्रोग्राम है, थोड़ा हम प्रोग्रामों पर चर्चा करते हैं। एक प्लस प्रोग्राम है, एक आइकॉनिक प्रोग्राम है। प्लस जो प्रोग्राम है या 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने, 36 महीने का है। मैं सीधे 12, 24, 36 महीने पर बात करता हूं। अगर आप 24 महीने का प्रोग्राम लेते हैं तो पर मंथ आपकी फीस पड़ रही है 3000। लेकिन अगर आप 1 महीने का प्रोग्राम लेते हैं पर मंथ आपकी फीस पड़ रही है 9000। अब देखिए, 1 महीने में तैयारी तो होती नहीं है, सिविल सर्विसेज तैयारी 1 महीने तो होती नहीं है, होती तो 2 साल में, 2.5 साल में। ठीक, तो कम से कम 24 महीने का जो प्रोग्राम लेते हैं तो आप एक मुकम्मल प्रोग्राम भी ले लेते हैं, टाइम का प्रोग्राम ले लेते हैं। साथ साथ 9000 से 3000 में तुलना कीजिए, 67% आपकी फीस में बचत हो जाती है। और यह बचत और भी बड़ी हो जाती है जब आप इस्तेमाल करते हैं रेफरल कोड लोकेश1। तो यह 3000 रुपये पर मंथ की जो आपकी फीस है वह 2700 रुपये पर मंथ में तब्दील हो जाती है। और 2700 रुपये पर महीने देने के बाद आपको 2 साल तक मिलता है लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चरल शेड्यूल, ये सारी चीजें मिलती। वही जो आइकॉनिक प्रोग्राम का मामला है, दूसरा है आइकॉनिक प्रोग्राम। तो अनअकैडमी का जो आइकॉनिक प्रोग्राम है वो 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने का है। जो 24 महीने और 36 महीने का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि यहां भी पर मंथली फीस आपकी कितनी लग रही है, 4458 रुपये। यानी 24 महीने के लिए जोड़ रहे हैं, 1 महीने का 4458 रुपये। यहां भी जब रेफरल कोड लोकेश1 इस्तेमाल करेंगे फीस आपकी हो जाएगी 4000 रुपये। यानी 4000 रुपये महीने पर आपको मिलता है 2 साल तक लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चरल शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक। ये सारी चीजें सिर्फ आपको 4000 रुपये के EMI पर मिलती 2 साल तक। और 2 साल पर्याप्त होता है सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। तो आइकॉनिक प्रोग्राम लें, प्लस प्रोग्राम लें, और इसके साथ साथ सभी प्रकार के ऑप्शनल है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, साइकोलॉजी हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, एग्रीकल्चर, लॉ, मैनेजमेंट, मैथिली, हिंदी, कन्नड़ लिटरेचर, जो भी लिटरेचर है, आप कोई भी ऑप्शनल चूज कीजिए, अनअकैडमी पर आइए, ऑप्शनल का प्रोग्राम लीजिए। बेहतर स्ट्रक्चर कोर्स के साथ सारे ऑप्शनल अवेलेबल हैं। यहाँ भी जब आप 24 महीने का प्रोग्राम लेते हैं तो 40,000 फीस है, 12 महीने का लेते हैं तो 27,500 फीस है। तो 12-24 महीने का आप लीजिए, 12 से 24 महीने का आप लीजिए, 36 महीने का भी ले सकते हैं, कई बार रिवाइज हो जाता है। और यहाँ भी जब आप रेफरल कोड लोकेश1 इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ भी 10% की छूट मिलेगी। तो आइए जुड़िए अनअकैडमी के ऑप्शनल कोर्सेज से, आइकॉनिक प्लस कोर्सेज से, जो आपकी सहूलियत से ठीक लगे। रेफरल कोड लोकेश1 का इस्तेमाल कीजिए और अपनी तैयारी को एक मुकम्मल आयाम दीजिए। तो बातें करते हैं दोस्तों, आज का सेशन है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। आज का सेशन है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो जैसा कि मैं अपने विद्यार्थियों को से बातचीत तो नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि कुछ तकनीकी समस्याएं हैं यूट्यूब चैनल पर, जिसके कारण अभी रिकॉर्डेड क्लासेज जा रही है। तो 4-5 दिन आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेज ही मिलेंगी,
तो रिकॉर्डेड क्लासेस को देखते रहिए इस ताकि आपकी क्लास मिस ना हो, सिलेबस आगे बढ़ता रहा। हाँ, मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत याद कर रहा हूँ अपने सारे विद्यार्थियों को, क्योंकि मुझे भी शाम का इंतजार होता है जब कमेंट बॉक्स में आपसे संवाद करता हूँ, जब आपसे पूछता हूँ और आप कहते हैं समझ में आ गया, आंसर लिख लूँगा, तो खुशी मिलती है, अंदर से फीलिंग होती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम हमारे विद्यार्थियों तक पहुँच रहा है। तो कोई बात नहीं, 6-7 दिन की समस्या है, ये कुछ यूट्यूब चैनल की तकनीकी समस्या है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। फिर से बहुत जल्दी हम संवाद की प्रक्रिया में आएंगे और ऐप वाली क्लास जो IR की क्लास है वो तो चली रही है, उसको आप लोग जुड़ते ही हैं, वहाँ बात करेंगे। तो आज बात करते हैं दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बड़ा चर्चा में यह मुद्दा है। अभी बिहार चुनाव हुआ, पूरा चुनाव हुई, बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा गया और भारत जैसे देश के लिए यह बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दुनिया की सबसे युवा आबादी का देश है। कल के सेशन में हमने चर्चा की थी कि जो देश सबसे युवा होता है वो दुधारी तलवार पर ढलता है, दुधारी तलवार पर खड़ा होता है। इस दुधारी तलवार के मायने ये हैं कि यदि रोजगार दे देगा तो युवा राष्ट्र निर्माण में लग जाते हैं, और जब ये हाथ खाली हो जाते हैं तो विध्वंसात्मक गतिविधियों में युवाओं का मन लगने लगता है, और जो अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो इसलिए हमें किसी भी कीमत पर बेरोजगारी दूर करनी है। तो हम सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है, आपका यूपीएससी का जो सिलेबस है, बेरोजगारी 2 जगह है, याद रखना। एक इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी बेरोजगारी है, ठीक, एक इकोनॉमी का जो सेक्शन है जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें भी बेरोजगारी का चैप्टर है, और दूसरा आपके सेकेंड पेपर में, पेपर नंबर 2 में जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, और उसमें भारत की जो सामाजिक समस्याओं पर आपको बात करनी है। तो भारत की सामाजिक समस्याओं में बेरोजगारी भी समस्या है, याद रखना। बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, सामाजिक समस्या भी। तो बेरोजगारी का जो आर्थिक चिंतन है वह 3rd पेपर में है, और बेरोजगारी का जो सामाजिक चिंतन है वो 2nd पेपर में है। तो हमने क्या किया, 2nd और 3rd को एक ही में मिला दिया है। जब हम बेरोजगारी अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो 2nd पेपर वाली बात क्यों छोड़ें। तो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे बेरोजगारी के जितने प्रकार हैं, जितने उत्पत्ति के कारण हैं। यहाँ 3-4 बातें समझेंगे। बेरोजगारी कहते किसे हैं इसको समझेंगे, ध्यान दो आप लोग सारे लोग। बेरोजगारी कहते किसे हैं इसको समझेंगे। दूसरी चीज, बेरोजगारी का प्रकार क्या होता है इसको समझेंगे। तीसरी चीज, विकासशील देशों में क्या बेरोजगारी की स्थिति है और विकसित देशों में बेरोजगारी कैसी पाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से तुलना करेंगे, तीसरी चीज। चौथी चीज, भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए रहे हैं उन पर बात करेंगे। और पांचवी चीज, कुछ NSSO इत्यादि कुछ आंकड़े इकट्ठा किए हैं, उन आंकड़ों पर चर्चा करेंगे कि आंकड़ों की कहानी बेरोजगारी के बारे में क्या करती है, नीति आयोग क्या कर रहा है। तो कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भी बेरोजगारी पर काम करता है, NSSO आंकड़े इकट्ठा करता है, उस पर चर्चा करेंगे। नीति आयोग को सरकार ने दायित्व सौंप दिया है बेरोजगारी पर काम करने के लिए, तो नीति आयोग क्या क्या कर रहा है उस पर काम कर रहे हैं, और इस तरह ये टॉपिक हम मुकम्मल रूप से तैयार कर लेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात में। तो 5-6 डायमेंशन से देखना है इसको। नीति आयोग क्या कर रहा है, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय क्या कर रहा है, NSSO क्या कर रहा है, कौन कौन प्रोग्राम भारत सरकार लेकर के आई है, न्यू इंडिया में बेरोजगारी की स्थिति को दूर करने के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं, अमेरिका इत्यादि देशों में क्या स्थिति है, भारत में क्या स्थिति है, कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है, सारी चीजों हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि बेरोजगार किसे कहा जाता है। ठीक, किस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है। भारत के मायने में अलग है बेरोजगारी की परिभाषा, अमेरिका के मायनों में अलग है। यानी बेरोजगारी की परिभाषा भारत में अलग है, अमेरिका में अलग है। इसी को हमने कहा था विकासशील देशों में बेरोजगारी के मायने अलग है, विकसित देशों में बेरोजगारी के मायने अलग है। तो हम दोनों की तुलना करते हुए पढ़ेंगे। तो सामान्यतः बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। समझ में आ रही है बेरोजगारी की बात। यानी बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है, सुनना, जो चाहता हो कि चलो भैया हमको काम चाहिए, और जो काम चाहिए उसकी एक फिक्स मजदूरी है, उसका एक मार्केट प्राइस है, लेकिन उस व्यक्ति को बाजार में प्रचलित जो उसके काम की वैल्यू है, मजदूरी है, उस पर यदि काम नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति क्या कहा जाएगा, बेरोजगार कहा जाएगा। तो यह भारतीय परिभाषा है बेरोजगारी। समझ में आ गई बात, कि बाजार में प्रचलित दर से कम मजदूरी प्राप्त हो। ठीक, अब थोड़ा अमेरिका में देखें तो हमने कहा विकसित देशों में बेरोजगारी के मायने बदल जाते हैं। जैसे अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति को उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती है तो उसे बेरोजगार कहा जाता है, समझना। तो
उदाहरण देके बता रहा हूं। जैसे मान लो एक पीएचडी किया हुआ लड़का है, रिसर्च किया हुआ लड़का है, ठीक, और रिसर्च किया हुआ लड़का है और आकर के भारत में कोई व्यवसाय कर रहा है। मान लो रिसर्च किया हुआ लड़का दिहाड़ी मजदूर हो गया, और दिहाड़ी मजदूर हो गया, समझना है, बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं। मान लो रिसर्च किया हुआ लड़का कोई काम करने लगा और उस काम की मजदूरी 1000 रुपये पर दिन होनी चाहिए। तो रिसर्च पीएचडी किया हुआ लड़का अगर कोई काम करने लगा जिसकी मजदूरी 1000 रुपये और 1000 रुपये उसे प्राप्त हो रहा तो उसे बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। समझ में आ गई बात, भारत के संदर्भ में। लेकिन अमेरिका में अगर कोई पीएचडी किया हुआ लड़का है और रिसर्च डेवलपमेंट से जुड़े काम के अलावा अन्य कोई भी काम कर रहा है तो उसे बेरोजगार मान लिया जाएगा। मतलब जिस व्यक्ति की जितनी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, उसे वो काम करना होगा। इंजीनियरिंग किया है तो इंजीनियरिंग करेगा, इंजीनियरिंग का काम करेगा तो बेरोजगार नहीं माना जाएगा, अन्य काम करेगा तो बेरोजगार मान लिया जाएगा। तो भारत और अमेरिका में बेरोजगारी के मायने अलग हैं। यूं कहिए कि विकासशील देशों और विकसित देशों में बेरोजगारी के मायने अलग हैं। यहां दोनों को तुलनात्मक अध्ययन आपने किया। अब इसी बेरोजगारी को सामान्यतः एक बेरोजगारी दर की बात आती है, एक टर्म आता है बेरोजगारी दर। उसमें क्या किया जाता है कि जब बेरोजगारी दर निकालनी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो निकालना होता है, तो जो पूरा का पूरा देश का लेबर श्रम बल होता है। अब कहोगे देश का लेबर फोर्स श्रम बल होता क्या है? देश का लेबर श्रम बल का मतलब होता है, जैसे मान लो भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है और उसमें 60 करोड़ 50 करोड़ मान लो युवा है, तो भारत का श्रम बल कितना हो गया? 50 करोड़ हो गया। समझ में आ गई बात? यानी किसी भी देश में जितने भी लोग काम करने के योग्य होते हैं उनकी टोटल संख्या को उस देश का श्रम बल कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो मान लो जैसे उदाहरण से समझा रहा हूं, तो श्रम बल समझ गए। अब बेरोजगारी दर कैसे निकाला जाता है? तो क्या किया जाता है, टोटल श्रम बल में बेरोजगार की संख्या का, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का भाग दे दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूं, देखो मान लो 50 करोड़ लोग क्या हैं, काम करने के लायक है, यानी यूथ है 50 करोड़, इनको काम चाहिए। वहीं 50 करोड़ में अगर मान लो 10 करोड़ लोग क्या है, बेरोजगार, तो यानी बेरोजगारों की संख्या कितनी हो गई? 10 करोड़ हो गई। तो 50 करोड़ के श्रम बल में हम 10 करोड़ का भाग देंगे। तो जब 50 करोड़ में 10 करोड़ का भाग देंगे कितना आएगा? 5 आएगा। तो बेरोजगारी दर कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। समझ में आ गई बात में? तो बेरोजगारी दर कैसे निकाला जाता है, समझ गए? क्लियर हो गया? एग्जाम में पूछा जाता है कैसे निकाला जाता है। 3 तरीकों से निकाला जाता है बेरोजगारी दर। ठीक, तो हमने सीखा श्रम बल क्या है और बेरोजगारी दर क्या है। थोड़ी थोड़ी तकनीकी बात करते हैं। अब एक तस्वीर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है। यह तस्वीर है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स की। कीन्स एक फिलोसफर हुआ, सॉरी एक इकोनॉमिस्ट हुआ। इकोनॉमिस्ट कम फिलोसफर थे, और वैसे भी किसी भी क्षेत्र का जो स्टीम का विद्वान होता है वो अपने आप में फिलोसफर हो जाता है। बड़ा अर्थशास्त्री होगा फिलोसफर होगा, बड़ा वैज्ञानिक होगा फिलोसफर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जब हम स्टीम पर पहुंचते हैं तो दुनिया में शून्य नजर आता है। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिकों में कहा जाता है, वो फिलोसफर हो गया था। ठीक, न्यूटन वैज्ञानिक होते हुए फिलोसफर हो गया। ठीक, डार्विन वैज्ञानिक होते हुए फिलोसफर हो गया। तो ये फिलोसफर और शास्त्री दोनों। तो कीन्स ने कहा था कि दुनिया में जितनी समस्याएं हैं सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। अब कहोगे कीन्स ऐसा क्यों कहता है? तो कीन्स कहता है कि दरअसल बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो अपने साथ ढेर सारी समस्याओं को लेकर के आती है। कीन्स कहता है कि बेरोजगारी ऐसी समस्या है जो अपने साथ ढेर सारी समस्याओं को लेकर के आती है। जैसे कीन्स कहता है कि बेरोजगारी, जब व्यक्ति बेरोजगार होता है तो गरीब भी होता है, तो बेरोजगारी गरीबी लेकर के आती है। जब व्यक्ति बेरोजगार होता है तो उसकी परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता कम होती है, तो देश के टैक्स कलेक्शन में उसका योगदान कोई नहीं होता है, यानी राष्ट्रीय कर्तव्यों में वो योगदान नहीं कर पाता है। तीसरी चीज, अगर बीमार पड़े तो इलाज नहीं पा पाता है, यानी उसका स्वास्थ्य मानकों पर हमेशा खतरे रहते हैं। चौथी चीज, उसे सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं मिलता है, सामाजिक अपवंचन का शिकार होता है, समाज उसको बेहतर नजरिए से देखता नहीं है, और धीरे धीरे सामाजिक सम्मान के अभाव में वह सोशल फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजरता है, और यह सोशल फ्रस्ट्रेशन उसके व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। वो तनाव में चला जाता है, अवसाद का शिकार हो जाता है। आप लोगों ने अपने आसपास के परिवेश में ऐसे लोग देखे भी होंगे कि व्यक्ति जितने योग्य था काम करने का, उसका काम नहीं मिला तो समाज ने उसको धुतकारना शुरू किया, और धीरे धीरे सामाजिक अपवंचना उसे
डिप्रेशन में लेकर के गई और व्यक्ति का व्यक्तित्व बिखर करके टूट गया। राष्ट्र योगदान में जो राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे सकता था, वो खुद के निर्माण में कोई योगदान नहीं दे पाया। इसीलिए कीन्स कहता है कि दुनिया की अगर कोई बड़ी समस्या हो, कीन्स एक ऐसा अर्थशास्त्री जो कहता है दुनिया में सिर्फ एक बात पर काम किया जाए, और वह काम है कि हर हाथ को काम दिया जाए। कीन्स लिखता है कि दुनिया में सिर्फ एक काम किया जाए, और काम यह किया जाए कि हर हाथ को काम दिया जाए, और हमने हर हाथ को काम दे दिया तो शेष सारे काम अपने आप हो जाएंगे। इसीलिए कीन्स कहता है कि यदि किसी की देश के पास बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कुछ भी ना हो, कीन्स कहता है कि यदि किसी देश के पास कोई ऐसा काम न बचा हो कि हम अपने बेरोजगार लोगों को दें, तो उस देश को अपने बेरोजगारों से गड्ढे भरवाने चाहिए, फिर गड्ढे खुदवाने चाहिए। समझना, कीन्स कहता है कि सबसे बड़ा काम यही है किसी राष्ट्र का कि हर हाथ को काम दे दे। और आगे कीन्स कहता है कि मान लो किसी देश में ऐसी स्थितियां हैं कि कोई काम ही ना हो, तो उस देश को करना क्या चाहिए कि 4 लोगों को लगा दे और कहे कि गड्ढे खोदो, आज जिस गड्ढे को खोदो मिट्टी किनारे रखो, कल पुनः उस गड्ढे को भरो, यानी जो मिट्टी किनारे उसको भर दो, तीसरे दिन फिर उस गड्ढे को खोदो, चौथे दिन उसे फिर भरो। मतलब कोई काम हो रहा है? नहीं काम हो रहा है। लेकिन कीन्स कहता है काम हो रहा है, क्योंकि ये लोग खाली नहीं है, बेरोजगार नहीं है, इनसे वही काम करवा करके हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर देंगे। ये खाली रहेंगे तो ढेर सारा काम नहीं करेंगे, लेकिन जब एक काम कर रहे हैं उसी काम का कुछ पैसा मिल रहा है तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी को चलाएगा, और यह व्यक्ति सोशल अपवंचना का शिकार नहीं होगा, व्यक्तित्व निर्माण की टकराहट से यह नहीं गुजरेगा, और साथ साथ यह राष्ट्रीय कर्तव्यों में योगदान देगा। और फिर यह मानना है कीन्स का, जो बड़ा अर्थशास्त्री है जिसने बेरोजगारी का दर्शन ही दे दिया था। तो क्लियर हो गई बात, परिभाषा समझ गए आप लोग। भारतीय संदर्भों में बेरोजगारी के मायने क्या है, यूरोपीय संदर्भों में बेरोजगारी के मायने क्या है, समझ गए आप लोग। किसी को कोई समस्या भाई लोग, एनी प्रॉब्लम? ठीक, अब चलो, आदत पड़ गई ना तुम लोगों से बातचीत करने की, मैं बहुत मिस करता हूं अपने विद्यार्थियों को। तो आगे की बात हम करते हैं। ठीक, विकासशील देशों की बात करते हैं। विकासशील देशों में अब हम विकासशील देशों की बात अलग से करेंगे और विकसित देशों की बात अलग से करेंगे। तो विकासशील देशों में कई प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। यह जो मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है कुछ मौसम में काम है, कुछ मौसम में खाली बैठे हुए। और यह जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो मौसमी बेरोजगारी है, विशेष करके कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, एग्रीकल्चर एरिया में पाई जाती है। ठीक, होता क्या है कि कृषि क्षेत्र में जब फसल की बुआई का टाइम होता है और जब फसल की कटाई का टाइम होता है तो ढेर सारा काम होता है, सबके लिए काम होता है। यानी खेत की जुताई करना है, बुआई करना है, 3 में काम हो गया, कटाई के सीजन में कटाई इत्यादि करना है। तो बुआई और कटाई के समय तो काम रहता है, रोजगार रहता है, लेकिन बुआई और कटाई के बीच जो 6 महीने का टाइम होता है जिसमें किसी फसल का इंतजार किया जाता है, उस दौर में काम नहीं होता है, और कृषि से जुड़े लोग इस दौर में कोई काम नहीं करते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, विशेष करके भारतीय कृषि में पाई जाती है। अब कहोगे कि जब यहां कृषि में पाई जाती है तो विकसित देशों में बेरोजगारी क्यों नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती। होता क्या है कि विकसित देशों ने अपने किसान को फूड प्रोसेसिंग से जोड़ दिया है। जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है खेतों से जुड़ा हुआ है। तात्पर्य है कि मक्के का किसान मक्का उपजा रहा है, ठीक, तो बुआई कर रहा है, समझ में आ गई बात। बुआई हो गई, अब बीच बीच में जो खेत में निराई गुड़ाई काम कर रहा है, जो शेष समय बच रहा है उसने खुद ही पूरा का पूरा गांव के किसानों ने मिलकर के मक्के को प्रोसेस करने का, प्रोसेसिंग का, मक्के का आटा बनाने का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाया हुआ है, मक्के को पॉपकॉर्न बनाने का लगाया हुआ है, मक्के का चिप्स बनाने का लगाया हुआ है। यानी विकसित देशों ने क्या किया है कि अपनी खेती कृषि की व्यवस्था को फूड प्रोसेसिंग से जोड़ दिया है, बेहतर सप्लाई चेन दे दी है। तो वहां जब कृषि का कार्य नहीं रहता है, किसान प्रोसेसिंग का काम करता है। तो यह बेरोजगारी विकसित देशों में नहीं पाई जाती है। लेकिन विकासशील देश अपनी कृषि को उतना प्रोसेसिंग से जोड़ नहीं पाए, प्रसंस्करण से जोड़ नहीं पाए, इसलिए किसान खाली हो जाता है और मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। क्लियर हो गई बात मौसमी बेरोजगारी की। एक होता है, दूसरा होता है डिसगस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक, प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात इन लोगों को उस काम से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। यह भी कृषि में पाया जाता है, इसको मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो
किसी व्यक्ति के पास 4 बीघे खेत हो और उस परिवार के 10 लोग उस खेती में लगे हुए, 10 लोग खेती में लगे हुए हैं, तो 4 बीघा खेत है तो एक उत्पादन हो रहा है। लेकिन यह भी हो सकता है कि अगर उस परिवार में, दूसरे परिवार में 5 लोग हैं, यह भी है कि उस 4 बीघा खेती करने के लिए 10 लोगों की जरूरत नहीं है। अगर इस 4 बीघा खेती को 5 ही लोग मिलकर के करें तो भी उत्पादन उतना ही होगा जितना 10 लोग मिलकर के खेती कर रहे थे। यानी 5 लोगों ने खेती को किया 4 बीघे जमीन पर, तो जो उत्पादन हुआ उतना ही उत्पादन जब 10 लोग मिलकर के खेती के काम में कर रहे हैं तो बराबर हो रहा है। यानी जो 5 लोग लगे हुए हैं, इनकी लगने से प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रहा है। जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं 5 लोगों का काम 10 लोग कर रहे हैं, कोई असर तो पड़ नहीं रहा। तो जो 5 लोगों का काम 10 लोग कर रहे हैं, यानी जो 5 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, यह लोग क्या कहलाते हैं? इन 5 लोगों को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाते हैं। कि हटा भी दिया जाए तो भी कोई प्रोडक्शन पर असर नहीं पड़ेगा। तो भारतीय गांव में, भारतीय कृषि में यह प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है। क्लियर हो गई बात भाई लोग? किसी कोई समस्या? तो चलो, एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी, और यह बड़े मजेदार बेरोजगारी है कि एग्जाम्पल से समझाऊंगा। यह संरचनात्मक बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब बाजार की लॉन्ग टर्म कंडीशन में, दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव होता है। समझना, आप कहोगे दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव कैसे होता है? जैसे मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं। पहले भारत में स्कूटर बहुत बिकते थे। स्कूटर याद है ना आप लोगों ने से? शायद हम जब बच्चे थे तो हमारे दौर में बाइक नहीं आती थी, स्कूटर ही, मतलब जो आज के हीरो होंडा है इत्यादि गाड़ियां हैं, तो बाइक में बुलेट ही आती थी। बुलेट होता था और एक राजदूत होता था। बाद में यामाहा गाड़ी आई थी। लेकिन जो मेन फ्लो में क्या रहता था? स्कूटर रहता था। अब तो स्कूटर कहां कोई ले रहा है, स्कूटी सब आई हैं तो कुछ छोटे छोटे बच्चे बच्चियां चलाते रहते हैं। लेकिन स्कूटर भारत की ऑटोमोबाइल सेक्टर का, बजाज का स्कूटर आता था। मेन ऑटोमोबाइल सेक्टर का लीडर कौन था? स्कूटर। अब देखो, लेकिन बाजार की स्थितियों में बदलाव आया, स्कूटर का उत्पादन तकरीबन बंद होने की कगार पर है, बहुत कम हो गया है। और वहीं अन्य प्रकार की बाइक या कार का उत्पादन बहुत बढ़ गया है। अब होगा क्या कि मान लो जो स्कूटर बनाने वाला मिस्त्री था, हर चौक चौराहे पर जाओगे तो 2 4 6 लोग मिल जाते स्कूटर बनाने का, मिस्त्री का काम कर रहे हैं। स्कूटर के टायर में पंचर लगा रहे हैं, हवा भर रहे हैं, या उसका पार्ट्स बेच रहे हैं। अर्थात स्कूटर से जुड़े हुए लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया, लोगों ने उपयोग करना बंद कर दिया, तकरीबन बहुत कम हो गया है। कार का बढ़ गया, तो जो स्कूटर वाला मजदूर था वो क्या हो गया? बेरोजगार हो गया। जो स्कूटर का मैकेनिक्स था वो बेरोजगार हो गया। ठीक, यानी ये स्कूटर वाला बेरोजगार क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट की स्थितियों में, दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव आ गया। जो मार्केट स्कूटर प्रोडक्शन पर टिका हुआ था, ऑटोमोबाइल मार्केट, वह शिफ्ट हो गया किस पर? कार पर। अब कार के लिए, अब जो स्कूटर बना रहा था वो तुरंत कार बनाना तो सीख नहीं लेगा, तो अब व्यक्ति क्या हो गया? बेरोजगार हो गया। कोई और काम ढूंढेगा या उससे कम मजदूरी का काम करेगा। इसे कहते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को संरचनात्मक बेरोजगारी समझ में आ गई होगी। ठीक, और मेरे विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक ना? तो जिस तरीके से मैं बातचीत करके पढ़ाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि भले ही ये रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है, इसमें भी पर्याप्त आपसे लगे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो सारे लोग, भाई लोग, 3 चीज समझ गए। ठीक, पहली चीज हमने कहा मौसमी बेरोजगारी, दूसरी चीज हमने समझाया प्रच्छन्न बेरोजगारी, और तीसरी चीज समझाया हमने स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। 3 चीजें क्लियर। अब अगली बात, थोड़ा विकसित देशों की बात करें। ठीक, तो विकसित देशों में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक, ये सब पिछली वाली बेरोजगारी नहीं पाई जाती है, 2 प्रकार की पाई जाती है। और विकासशील देशों में भी ये 2 प्रकार की पाई जाती है। अंतर समझना, यानी विकासशील देशों में जो पिछली 3 बेरोजगारी तो पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, उसके अलावा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट भी पाई जाती है और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी पाई जाती है, चक्रीय बेरोजगारी और घर्षण जनित बेरोजगारी भी पाई जाती है। यानी हमारे यहाँ 5 पाई जाती है, लेकिन विकसित देशों में सिर्फ 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो हम पढ़ते हैं पहला, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये जो बेरोजगारी पैदा होती है, या अर्थव्यवस्था का जो साइक्लिक अप और डाउन होती है, उतार और चढ़ाव आता है। विकसित देश भले ही हैं, उनमें भी अर्थव्यवस्था ऊपर जाती है, नीचे जाती है। जैसे अमेरिका दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था है, लेकिन 2008 में मंदी आ गई। 2008 में जो अमेरिका का में सब प्राइम संकट आया था, किसके कारण आया था? ठीक,
जो सब प्राइम संकट आया और सब प्राइम संकट से जो मंदी आई, उस मंदी से क्या हो गई, अर्थव्यवस्था नीचे जाने लगी। तो होता क्या है कि विकसित देशों में होता ये है कि देखो अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर है, जीडीपी ग्रोथ खूब तेजी से चल रहा है। तो जब भी अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ रहा है, रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। समझ में आ रही बात है? यानी जब अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है तो उत्पादन बढ़ रहा है, रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। लेकिन इसी अर्थव्यवस्था में कोई अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है तो तेजी से प्रोडक्शन हो रहा है, तेजी डिमांड बढ़ रही है। जब तेजी से प्रोडक्शन होगा तो लोगों को काम मिलेगा। लेकिन मान लो वही अर्थव्यवस्था एक साल बाद मंदी के दौर में चली जाती है, तो जो मंदी के दौर में जाती है डिमांड कम हो जाती है, और जो डिमांड कम हो जाती है प्रोडक्शन कम हो जाता है, और जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जो उससे जुड़े हुए लोग थे वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे इसी समय कोविड-19 के कारण मंदी की स्थिति आई हुई है, डिमांड कम हो गई है, और डिमांड कम हो गई है कारण लोगों के पास पैसा कम हो गया, खरीदारी कम कर रहे हैं। तो आप देखोगे जितने सेक्टर हैं सब अपने अपने मजदूरों की छटनी कर रहे हैं। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसने 30%, 40%, 20% अपने कर्मचारियों की छटनी न कर दी हो। ये जो मान लो 25% कर, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी आई है, कम बिक रहा है, तो 25% की छटनी होगी कि नहीं होगी? तो ये जो 25% की छटनी होगी, ये 25% लोग कहाँ जाएंगे? ये 25% लोग बेरोजगार हो गए। तो विकासशील देशों में तो ये बेरोजगारी पाई जाती है। अभी कोविड-19 के कारण जो इस समय हम मंदी की दौर है, हमने आपको एक दिन पढ़ाया था तकनीकी मंदी, टेक्निकल रिसेशन। तो तकनीकी मंदी में जो सबसे ज्यादा, तकनीकी मंदी के कारण कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है जिसने अपने कर्मचारियों की छटनी न की। और इस तकनीकी मंदी का जो सबसे बड़ा परिणाम है कि पूरी दुनिया में, चीन को छोड़ करके पूरी दुनिया में और भारत में तो खूब साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, चक्रीय बेरोजगारी बढ़ी है। क्लियर हो गई बात भाई लोग? दूसरा है घर्षण जनित बेरोजगारी। ठीक, अब देखो यह बड़ी अजीबोगरीब बेरोजगारी है। होता है जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति एक काम कर रहा है, कुछ दिनों बाद काम छूट गया, अब दूसरा काम तलाश रहा है, तो 1-2 महीने तलाशेगा, दूसरा काम मिल जाएगा। तो पुराना काम छोड़ा, नया काम पकड़ा, और उसके बीच का जो गैप था 1 महीने 2 महीने का, इस गैप के दौरान वह क्या रहा, बेरोजगार रहा। ठीक, और जब इस गैप के दौरान की जो बेरोजगारी है उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक, घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। विशेष करके इंडस्ट्रियों में नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण होता है, खूब होता है। कोई नई तकनीकी आ गई, मान लो कोई मशीन है किसी इंडस्ट्री में, कपड़ा बुनने वाली मशीन है। ठीक, मान लो कोई हथकरघा उद्योग से चल रहा है, हाथ से चल रहा है, तो ढेर सारे लोग मिलकर के चला रहे हैं। ठीक, हाथ वाले कहीं हैं, पावर से आ गया चलने वाला, तो हाथ वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे। या कोई मशीन है जिसका एक ऑपरेटर है जो उस मशीन को चलाता है, लेकिन मान लो नई तकनीकी आती है तो दूसरी मशीन आती है, तो पुराना वाला तो उस ऑपरेटर उस मशीन को चला नहीं पाएगा, उस मशीन को चलाने वाला दूसरा ऑपरेटर आएगा, तो ये पुराना वाला क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। तो अब ये घूमेगा, उस फैक्ट्री को ढूंढेगा जहां पुरानी वाली मशीन लगी हुई है, ठीक, तो उसे काम मिल जाएगा। अगर मिल गया तो ठीक है। अब देखो मिल गया तो ठीक है, तो 1-2 महीने घुमा ना, तो उस दौरान जो बेरोजगार रहा उसे फ्रिक्शनल बेरोजगारी कहते हैं। और मान लो काम नहीं मिला तो कह देंगे कि यही फ्रिक्शनल बेरोजगारी, यही फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यही घर्षण जनित बेरोजगारी लंबे समय की बेरोजगारी में तब्दील हो गई। यह विकसित देशों में होता है, विकासशील देशों में भी होता है। यह रहे बेरोजगारी के 2 प्रकार। क्लियर हो रही है बात? मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब कुछ बेरोजगारी के अन्य प्रकारों की बात करते हैं जो सब जगह होता है। ठीक, एक को कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ऐच्छिक बेरोजगारी। ठीक, मतलब व्यक्ति बेरोजगार है लेकिन कैसे, अपनी इच्छा से। अब यहां इसका मतलब नहीं कि काम नहीं करना चाहता है, इसके मायने दूसरे हैं। इसके मायने है कि जैसे मान लो कोई काम है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन वह बाजार में जो प्रचलित मजदूरी है उस दर पर काम करने को तैयार नहीं है, अर्थात ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है। और जो ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है, लेकिन ज्यादा मजदूरी की मांग ज्यादा मजदूरी उसको बाजार दे नहीं रहा है, बाजार उसे ज्यादा पैसे देने को तैयार नहीं है, इस कारण वह बेरोजगार है। अर्थात अगर वह कम मजदूरी पर काम करता तो वह बेरोजगार नहीं होता। तो यहां हम देख सकते हैं कि उसकी बेरोजगारी का कारण क्या है, उसकी इच्छा है। क्योंकि जितना पैसा चाहिए वो काम उतने ही पैसे पर करेगा, और मार्केट उतना पैसा देने को तैयार नहीं है। तो इच्छा ही है ना भाई।
इसीलिए इस बेरोजगारी को कह दिया जाता है ऐच्छिक बेरोजगारी। क्लियर हो गई बात। अब एक है ओपन आर अनवॉलंटरी इन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार तो है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा, उल्टा है ऊपर वाले का। ठीक, नहीं, ऊपर क्या कह रहा है कि ज्यादा पैसा मिलेगा तब काम करूंगा, नीचे क्या कह रहा है भाई कुछ भी मैं काम करूंगा, किसी भी पैसे पर काम करूंगा। यानी बाजार में प्रचलित जो मजदूरी है उस पर काम करने को तैयार है, लेकिन काम मिल नहीं पा रहा है, जिसे हम कहते हैं ओपन आर अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी। बात हो गई। अब आगे, अब कुछ चर्चाएं, कुछ अन्य चर्चाएं, बेरोजगारी की कुछ अन्य परिभाषा आंकड़ों के आधार पर। आंकड़ों के आधार पर माना जाता है कि 15 से 59 आयु वर्ग के व्यक्ति, यानी उम्र कितनी होनी चाहिए, 15 से लेके 59 ईयर के व्यक्ति, अगर लाभदायक रूप से कहीं नियोजित नहीं है, कहीं ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कुछ प्रॉफिट प्रोडक्शन हो रहा है, तो उन्हें बेरोजगार माना जाता है। ठीक, यानी आंकड़ों के हिसाब से कह रहे हैं कि अगर 15 से 59 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति किसी प्रोडक्टिव काम में नहीं लगा हुआ है, लाभदायक प्रोडक्टिव काम में नहीं लगा हुआ है, तो उसे बेरोजगार कहेंगे। और भारत में जो बेरोजगारी से आंकड़े होते हैं उसको इकट्ठा किया जाता है NSSO द्वारा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा। बार बार यह पूछता है बेरोजगारी के आंकड़े कौन इकट्ठा करता है, याद रखना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय भारत में बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठा करता है। ठीक, और भारत में अगर हम रोजगार की बात की जाए तो भारत में सबसे अधिक रोजगार अनऑर्गेनाइज सेक्टर देता है, असंगठित क्षेत्र देता है। ठीक, ये सही है कि इस असंगठित क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कामगार तथा शहरी क्षेत्रों में जो कॉन्ट्रैक्ट मजदूर हैं सब आते हैं, लेकिन भारत का 90% जो रोजगार देता है वो असंगठित क्षेत्र देता है। यहाँ हमने 3 आंकड़ों की बात की। पहला, आंकड़ों के आधार पर बेरोजगारी, यानी 15 से 59 वर्ष की व्यक्ति के बीच का कोई व्यक्ति प्रॉफिट प्रोडक्टिव वर्क में नहीं लगा है तो बेरोजगार है। पहली बात। आंकड़ा कौन जारी करता है, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO जारी करता है। और तीसरी बात, भारत में सर्वाधिक रोजगार असंगठित क्षेत्र द्वारा दिया जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर द्वारा दिया जाता है। ये 3। अब देखते हैं भाई, ये तो रही बेरोजगारी और ये रहा बेरोजगारी के प्रकार, तो इन्हें दूर भी करना है, तो हमें चर्चा इस बात पर भी करनी है कि कौन कौन से बेरोजगारी दूर करने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक, तो अगर हम बेरोजगारी दूर करने वाले चलाए जा रहे मुख्य कार्यक्रमों की बात करें तो एक कार्यक्रम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक, नाम सुना ही आप लोगों ने। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत अगर कोई बेरोजगार व्यक्ति ठीक किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई यूनिट लगाना चाहता है, विनिर्माण क्षेत्र में कोई यूनिट लगाना चाहता है, तो उसके लिए 25 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। एवं सर्विस सेक्टर के लिए कोई यूनिट लगाना चाहता है सेवा क्षेत्र में, तो उसके लिए 10 लाख रुपए की क्रेडिट या ऋण सीमा प्रदान की गई है। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत में लाया गया है। और इस जो रोजगार सृजन कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट है कि अगर ढेर सारे युवा ऐसे हैं जो अपना काम शुरू कर सकते हैं, और इसी को हमारे प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया इस कार्यक्रम के उद्घाटन में कि रोजगार पाने वाला नहीं बनना है, रोजगार देने वाला बनना है। भारत का युवा ऐसी व्यवस्थाएं की जाए कि भारत का युवा रोजगार मांगे न रोजगार दे। अब सवाल उठा भाई भारत में ढेर सारे युवा ऐसे हैं जिनके पास आइडिया है, विचार है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है। तो सरकार ने कहा ठीक, हम एक कार्यक्रम लेकर के आते हैं जिसका नाम रखेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। और कोई युवा अगर उद्यम लगाना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, तो उसे हम कुछ पूंजी अपने लाए, कुछ पैसा अपने लाए, और 25 लाख रुपए तक का ऋण हम उसे सस्ते दर पर देंगे। और अगर सेवा क्षेत्र में वो लगाना चाहता है कोई उद्यम, तो हम उसे 10 लाख रुपए की क्रेडिट देंगे, 10 लाख रुपए का ऋण देंगे। ये बात कही गई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। क्लियर हो गया। अगली बात है बेरोजगारी दूर करने का कार्यक्रम है कौशल विकास कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम। और इस कौशल विकास कार्यक्रम के तहत कहा गया कि 2022 तक 500 मिलियन कुशल कार्मिक तैयार किए जाएंगे। यानी 2022 तक 500 श्रमिकों को क्या करना है, स्किल्ड कर देना है। और जब इन 500 मिलियन श्रमिकों को स्किल्ड कर देंगे तो मार्केट में इन्हें क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा।
बेहतर आर्थिक स्थितियां हो जाएंगी इनकी। तो रोजगार बेरोजगारी दूर करने का जो दूसरा कार्यक्रम है, यह विशेष रूप से आप कहोगे कि यह कौशल विकास कार्यक्रम में आखिर है क्या? दरअसल यह विशेष रूप से उनको रोजगार उपलब्ध कराने की बात करता है जो पढ़े लिखे लोग नहीं है। मान लो गांव में ढेर सारे लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, 5वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं। तो सरकार का मानना है कि अगर किसी मजदूर को पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसको हुनर दे दिया जाता है, कौशल दे दिया जाता है, तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है, उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है और उसके लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो जाते हैं। तो इसीलिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया ताकि, और इसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया लाया गया। ठीक, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाएं लाई गई, तमाम योजनाएं लाई गई। उद्देश्य है कि कम पढ़े लिखे लोगों को, जो बगैर हुनर के लोग हैं, उन्हें उनमें हुनर दे दें, अपनी आजीविका की व्यवस्था वो खुद कर लें। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया बात? एक तीसरा प्रोग्राम है, विशेष करके ग्रामीण गरीबी को भी दूर करने का प्रोग्राम है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। यह एक शब्द है आजीविका। आप कहोगे आजीविका क्या होती है? देखो, आजीविका का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपना भरण पोषण करने में समर्थ हो। समझ में आ गई बात? कोई व्यक्ति अपना भरण पोषण करने में समर्थ हो, किसी से मदद की कोई जरूरत न मिले, यानी इतना पैसा कमा ले कि अपना जीवन यापन गुजारा कर ले, इसे ही कहते हैं आजीविका। क्लियर हो गया ना? तो भारत में देखा गया कि ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए विशेष करके कहा गया कि ग्रामीण गरीबी को दूर करने का 2 मॉडल है। एक मॉडल है गरीबी दूर करने का सब्सिडी मॉडल, जिसमें कहा जाता है कि हम गरीबों को क्या देंगे? सब्सिडी देंगे। अब यहां थोड़ा सा मैं गरीबी बेरोजगारी को जोड़ रहा हूं। देखो, गरीबी है, ग्रामीण गरीबी है, तो गरीबी दूर करने के 2 मॉडल है। एक मॉडल है सब्सिडी मॉडल। सब्सिडी मॉडल कहता है कि हम गरीबों तक मदद लेके जाएंगे, हेल्प लेके जाएंगे, सब्सिडी लेकर जाएंगे। तो कैसे लेके जाएंगे? तो यह कहता है कि हम इन तक क्या कर देंगे कि हम इन तक सस्ते राशन देंगे, 1 रुपया किलो चावल देंगे ताकि इनकी गरीबी कम हो जाए। हम इन्हें फ्री का आवास देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना, ताकि इनके आवास की समस्या दूर हो जाए। हम इन्हें स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवा दे देंगे ताकि शौचालय की समस्या दूर हो जाए। हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से इन्हें गैस सिलेंडर देंगे ताकि इनके खाने बनाने की समस्या दूर हो जाए। हम सौभाग्य योजना के तहत इनके घरों में इलेक्ट्रिसिटी खुद लगा के आएंगे, 2 बल्ब भी टांग के आएंगे ताकि इनकी ये भी समस्या दूर हो जाए। यानी मदद लेकर के जाना है, हेल्प लेकर के जाना है, सब्सिडी लेकर के जाना है, एक तरीका है। दूसरा तरीका ये कहा गया कि नहीं, कहा गया कि जो सब्सिडी है यह करती क्या है कि व्यक्ति को, यह सब्सिडी के बारे में बड़ी कहावत कही गई है कई पश्चिमी विचारकों ने कि सब्सिडी रोग के लक्षणों का इलाज करती है, रोग को नहीं। और पश्चिम के तमाम विचारकों का यह मानक है कि सब्सिडी गरीब व्यक्ति को आलसी बनाती है, सब्सिडी गरीब व्यक्ति को कामचोर बनाती है और गरीब को गरीबी में रखे रहती है सब्सिडी। क्योंकि गरीब व्यक्ति जब जानता है कि 1 रुपया किलो चावल तो सरकार दे ही दे रही है, कोरोना का संकट आया है तो चलो 35 किलो एक्स्ट्रा अनाज दे दे रही है, तो 1 रुपया किलो का चावल दे दे रही है, तो हम 25 रुपया किलो वाला चावल खरीदने के लिए मेहनत क्यों करें? इसके कारण क्या होता है व्यक्ति, इसके कारण समस्या क्या होती है, वो गरीबी की स्थितियों में बना रहता है, आलसी हो जाता है, प्रतिस्पर्धा का अभाव हो जाता है। तो पूरे के पूरे वेस्टर्न की दुनिया में है कि गरीबी का सब्सिडी मॉडल नहीं है, पूरी की पूरी वेस्टर्न दुनिया में गरीबी का आजीविका मॉडल है, लाइवलीहुड मॉडल है। अर्थात गरीब तक हम आजीविका लेकर के जाएंगे, लाइवलीहुड लेकर के जाएंगे। समझना, भारत में इस विचार को प्रस्तावित किया दीनदयाल उपाध्याय ने। दीनदयाल उपाध्याय एक सामाजिक और आर्थिक चिंतक थे, आपके सिलेबस में भी जुटे हुए हैं, आपको निबंध में उनसे बहुत कुछ सवाल आता है। तो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, उनका एक दर्शन है अंत्योदय का दर्शन, और इसीलिए एक योजना भी है इसी के तहत, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एक योजना भी सरकार ने चलाई है। तो दीनदयाल का जो अंत्योदय का दर्शन है, दीनदयाल अपने अंत्योदय के दर्शन में कहते हैं अंत्योदय मतलब अंत का उदय। तो अंत पर कौन खड़ा है? जो सबसे गरीब व्यक्ति है, और जो सबसे गरीब है वो बेरोजगार है। तो दीनदयाल कहते हैं उस अंत का उदय करना है, और जब अंत का उदय करोगे, कतार में खड़े सबसे आखिरी व्यक्ति का उदय करोगे, तो वही क्या कहलाएगा? अंत्योदय। लेकिन दीनदयाल कहते हैं कि अंत का उदय करने के लिए आपको उस तक सब्सिडी लेकर नहीं जाना है। सस्ता गैस सिलेंडर, आवास, शौचालय, बिजली,
पानी मुफ्त में लेकर के नहीं जाना, उस तक आजीविका लेकर के जानी है, उसे कमाने खाने के लायक बना देना है। कैसे बनाना है? तो दीनदयाल कहते हैं उसमें कौशल का भी, दीनदयाल ने हुनर शब्द का इस्तेमाल किया। दीनदयाल तो बहुत पहले मर गए, तो उन्होंने अपने दर्शन में हुनर शब्द का इस्तेमाल किया। उसी हुनर को आज हम कौशल कहते हैं, या उसी हुनर को हम स्किल्ड कहते हैं। तो दीनदयाल कहते हैं उस तक हम स्किल्ड लेकर के जाएंगे, हुनर लेकर के जाएंगे। जबकि कुछ करने लायक हो जाएगा तो उससे कहेंगे अच्छा हुनर हो गया। तो जब हुनर हो जाएगा तो या तो किसी अन्य जगह जाकर के काम पा जाएगा, और नहीं अगर अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहता है तो राज्य की जिम्मेदारी है कि कुछ कर्ज उसे मुहैया करा दे। यानी राज्य जो पैसा खर्च कर रहा है सब्सिडी देने पर, उसी पैसे को वह खर्च करे लोगों को हुनर देने पर और कर्ज देने पर, या गरीबी रेखा से बाहर निकल जाए। समझ में आ गई बात? तो दीनदयाल के इसी दर्शन के आधार पर शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसमें क्या कहा गया कि गांव में जो गरीब परिवार है, कहा गया जो गरीब परिवार की महिला है, प्रत्येक परिवार की एक एक महिला को चुनेंगे। 20 मान लो 20 गरीब परिवार है, 20 महिला को चुन लिए। अब इस पूरे 20 महिला का बना देंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, और इनका रजिस्ट्रेशन करा देंगे। फिर इन 20 महिला को हम स्किल देंगे। जैसे मान लो एक जगह मैं स्किल सेंटर ऐसा घूम के आया हूं, वहां अचार बनाने का काम महिलाएं करती हैं। तो कुछ महिलाएं मसाला बनाने का काम करती हैं, कुछ महिलाएं सुखाने का काम करती हैं, कुछ महिलाएं पैकिंग का काम करती हैं, कुछ महिलाएं हिसाब किताब रखती हैं, बैंक आती जाती हैं, कहाँ कितना बेचा, किस सप्लाई चेन को दिया गया, इतना बेचा। तो 20 महिलाएं मिलकर काम कर रही हैं, अचार उनका बिक रहा है, निकल गई गरीबी रेखा से बाहर। तो इनमें क्या किया जाता है इस योजना के तहत, ठीक, इन सब पे सबसे इन सबों को क्या कर दिया जाता है, मान इस योजना के तहत महिलाओं का क्या करना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है, उन तक स्किल ले जाना है, फिर उन्हें पैसा दे देना है कि कोई न कोई रोजगार शुरू किए। यह है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, विशेष करके महिला गरीबी और महिला बेरोजगारी को दूर करने के लिए लाया गया है। यह नेशनल मिशन है। इसी मिशन के तहत कई उप मिशन अनेक प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से चलाए जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में इसी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ही एक सब योजना चलाई जाती है, हिमायत योजना। जम्मू कश्मीर में एक हिमायत योजना चलाई जा रही है, जिस हिमायत योजना के तहत किया जा रहा है कि जो गांव के, इस हिमायत योजना के तहत जो गांव के गरीब लोग, हिमायत योजना के तहत जम्मू कश्मीर के जो युवा लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जा रहा है, ठीक, हिमायत योजना के तहत। और फिर उन्हें स्किल किया जा रहा है। जैसे मान लो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म है, टूरिज्म में स्किल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एप्पल की सेव होता है, तो एप्पल की फूड प्रोसेसिंग में स्किल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अखरोट की खेती होती है, तो अखरोट की प्रोसेसिंग पैकिंग में, मतलब उनको क्या है, उनमें कौशल का विकास किया जा रहा है, जो उस कौशल का जिसकी जरूरत जम्मू कश्मीर के स्थानीय उद्योगों को है या स्थानीय बाजार को है। और जब इसमें स्किल कर दिया जाता है, फिर या तो ये लोग काम ढूंढ लेते हैं, और जिसको काम नहीं मिलता है उन्हें सरकार कर्जा दे देती है और कहती है कि आप जाइए अपना बिजनेस शुरू, ठीक। तो इसी तरह जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए चलाया गया है हिमायत योजना। वैसे ही भारत में जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जो जिले हैं, विशेष करके जैसे मेरे विद्यार्थी यहाँ हैं ही हैं, छत्तीसगढ़ का के बस्तर एरिया, दंतेवाड़ा, मैं वहाँ बहुत काम किया हूँ विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। वहाँ के स्टूडेंट कई आप लोगों के ग्रुप में देखते हैं, आप पढ़ते रहते हैं, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिला है। तो ऐसे जिलों में दंतेवाड़ा है, सुकमा है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, जगदलपुर है, बस्तर के कई जिले हैं, ठीक, बीजापुर है। वैसे ही महाराष्ट्र के कुछ जिले, छत्तीसगढ़ के कुछ जिले, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ जिले, कुछ झारखंड के जिले जहां वामपंथी उग्रवाद है, इन जिलों में एक योजना चलाई जा रही है रोशनी। और रोशनी योजना का उद्देश्य है कि जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले हैं उसमें किसी युवा को बेरोजगार न रहने दिया जाए। तो वहां के लोकल उत्पादकता से जुड़ा हुआ स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वहीं स्किल्ड हो वहीं कोई काम शुरू कर दें या कर दे दिया जाए। जब ये काम करने लगेंगे, कर्ज पा जाएंगे, पैसा कमाए जाने लगेंगे, फिर ये उग्रवाद से नहीं जुड़ेंगे, इनका ब्रेन वॉश करना कठिन हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने की, महिलाओं की बेरोजगारी दूर करने की पहल की जाती है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में के तहत। जम्मू कश्मीर के युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने के लिए हिमायत योजना है, तो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए रोशनी योजना शुरू की गई है। अब पूरे देश की ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक योजना है मनरेगा।
देखते ही होंगे आप लोग। मनरेगा यकीन के उसी दर्शन पर खड़ा है कि जब कोई काम ना हो तो गड्ढे खुदवाओ। तो मनरेगा में क्या किया जाता है? गड्ढे खुदवाए जाते हैं, अस्थायी काम किए जाते हैं, गांव में सड़कें इत्यादि बनाई जाती हैं। ठीक, तो मनरेगा में कहा गया कि जो मनरेगा को समझना तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बना। ठीक, और इसके तहत भारत अपने ग्रामीण युवाओं को रोजगार की गारंटी देता है। कितने दिन की गारंटी देता है? 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। यानी सरकार कहती है कि आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए अपनी पंचायत में और आपके घर के 5 किलोमीटर के दायरे दे देंगे और ऐसा रोजगार देंगे, ऐसा काम देंगे जिसके लिए किसी स्किल्ड की जरूरत ना हो, किसी कौशल की जरूरत ना हो। यानी अर्थात भारत का प्रत्येक ग्रामीण युवा जो वयस्क है, अकुशल श्रम के लिए यदि नॉन स्किल्ड लेबर के लिए तैयार है तो उसके लिए 100 दिन के रोजगार की गारंटी इस योजना के तहत भारत सरकार प्रदान करती है। अब एक बात, दूसरी चीज, कई बातें इस योजना से बताता हूं। इस योजना ने 2008 की मंदी से भारत को निकालने में बड़ी मदद की। अब कहोगे देखो 2008 की मंदी सब जगह आई, लेकिन मनमोहन सिंह इस मंदी से देश को बचा ले गए क्योंकि उन्होंने मनरेगा में बहुत ज्यादा पैसा दे दिया। और मनरेगा में जब पैसा दिया तो उन्होंने तो ग्रामीण जो गरीब वर्ग है उसके पास पैसे की फ्लोइंग रही, लिक्विडिटी रही। अब वो मनरेगा में मजदूरी करके वो कार तो खरीदेगा नहीं, लेकिन मनरेगा में मजदूरी करके अच्छा खाना तो खरीदेगा, कपड़ा तो खरीदेगा, जूता तो खरीदेगा, यानी डेली यूज की शैम्पू साबुन तो खरीदेगा। तो डेली यूज की वस्तुओं वो खरीदता रहा और ये छोटा छोटा बाजार चलता रहा, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी रहा, मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो करती रही, मनरेगा ने मंदी से निकाल दिया। इस दौर भी मनरेगा बहुत बढ़िया रोल कर रही है। ठीक, गांव में लॉकडाउन की बेरोजगारी का असर गांव में नहीं दिख रहा है, शहरों में दिख रहा है। कारण है कि मनरेगा एक्टिव हो गई है। साथ साथ मनरेगा में कुछ और सुधार भी किए गए हैं। जैसे मनरेगा में क्या किया गया है कि कहा गया है कि जितने भी लाभार्थी होंगे, यानी किसी भी पंचायत में जितने मनरेगा के मजदूर होंगे उसमें कम से कम 33% महिलाओं का होना अनिवार्य कर दिया गया है। आप कहोगे ऐसा क्यों? दरअसल है क्या कि पूरा भारत, हम कह सकते हैं माइग्रेटेड भारत तब्दील हो गया है। गांव से लोग पलायन करके कहां चले गए हैं? शहरों में मजदूरी ढूंढने। तो गांव में तो कम ही मजदूर रह गए हैं। अब जो गांव का पंचायत होता है, जो गांव का ठेकेदार होता है, वह यहां क्या है? शारीरिक श्रम करवाना, तो वह पुरुष मजदूरों से ज्यादा काम करवाता है क्योंकि जितना काम 10 करेंगे उतना 8 ही कर देंगे, उसका 2 लोगों का पैसा बच जाएगा, वो खा जाएगा। ऐसे में महिलाओं को काम वहां नहीं मिलता है। तो भारत सरकार ने देखा कि तो गड़बड़ हो रहा है, गांव में तो सर्वाधिक हमारी महिला श्रमिक हैं और महिला श्रमिकों को काम ही नहीं मिल रहा है। तो नियम बना दिया गया कि टोटल जितने भी मनरेगा में काम होगा, मान लो किसी ग्राम पंचायत में 100 लोग काम कर रहे हैं तो कह दिएगा 33 तो महिला होनी चाहिए, आप ढूंढ के लाइए। तो 33% महिलाओं को अनिवार्य कर दिया गया। साथ साथ मनरेगा को जनधन आधार मोबाइल से जोड़ दिया गया है। यानी अब मनरेगा का पैसा सीधे मनरेगा मजदूरों के खाते में जाता है। ठीक, पंचायत के खाते में नहीं जाता, प्रधान जी पैसा नहीं देते हैं। इससे क्या हुआ है कि सीधे सीधे पैसा मनरेगा मजदूरों को मिलने लगा है। जितनी मजदूरी पहले क्या होता था, जितनी मजदूरी सरकार देती थी पंचायत के लोग उतनी मजदूरी देते नहीं थे, तो सीधे सीधे पैसा मिलने लगा है। और इसी तरह कहा गया है कि मनरेगा इस समय डायरेक्ट ट्रांसफर की, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई योजना नहीं है जहां इतने बड़े पैमाने पर किसी भी मजदूरी प्रदान की जाती हो डायरेक्ट कैश में। तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की सबसे बड़ी योजना कौन बन गई है? मनरेगा बन गई है। समझ में आ रही बात? ठीक, तो यह आप लोगों ने समझा कि मनरेगा के माध्यम से हम बेरोजगारी को कैसे दूर कर रहे हैं। साथ साथ 2014 के बाद जब नई सरकार आई, हाल के दिनों में सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ अन्य कदम उठाए, जैसे मेक इन इंडिया कदम। बहुत बार मैं समझा चुका हूं कि मेक इन इंडिया कदम के तहत क्या करना है, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, विनिर्माण का केंद्र बनाना है, औद्योगिक इकाइयों का विकास करना है, देशी उद्योग लगाना है। और जब औद्योगिक इकाइयों का विकास करेंगे, देशी उद्योग लगाएंगे, तो देशी उद्योग लगाने के साथ साथ क्या होगा? लोगों को काम मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। कल हमने जिक्र किया था असेंबल इंडिया। तो असेंबल इंडिया क्यों लाया गया कि चलो भाई जिन चीजों के मैन्युफैक्चरिंग का भी इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, बाहर की कंपनियों से कह दिया कम से कम असेंबल करने के लिए भारत आइए। जैसे मोबाइल असेंबल हो रही है तो उससे भी रोजगार मिलेगा।
अभी इस दौर में हम जो चला रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसे हमने कहा वोकल टू लोकल, ठीक, वो क्या है? लोगों को उनके स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का है। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, वह एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है? लोगों को उनके घर पर ही क्या कर दे दिया जाए? रोजगार दे दिया जाए। लोगों को उनके घर पर ही रोजगार दे दिया जाए। आप पढ़ोगे स्टार्टअप इंडिया क्या है? रोजगार देने की। स्टार्टअप में क्या कहा गया कि जो युवा है आइडिया लेकर के आए, पैसा हम उसे देंगे, आइडिया उसका, पैसा सरकार का, नया नया स्टार्टअप लगाए, अपने भी रोजगार पाए, अन्य लोगों को भी रोजगार दे। आगे चर्चा हम करेंगे, ठीक। तो ये जितनी भी है, कल हम नीम्ज आपको पढ़ाए थे, नीम्ज पॉलिसी। कल हम आपको पढ़ाए थे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। और कल हम जब पढ़ा रहे थे, और कल के परसों हम पढ़ाए थे कॉरिडोर। आप समझना, हमने क्या कहा था कि जब कॉरिडोर बन जाएगा और कॉरिडोर के किनारे किनारे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग, एक तरफ भारत काम किस पर रहा है? कॉरिडोर पर काम कर रहा है। 2 क्लास में आपने समझा। दूसरी तरफ कल हमने पढ़ाया नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या कहती है कि भारत में छोटे छोटे विनिर्माण के उद्योग लगाए जाए, कॉरिडोरों को किनारे लगाया जाए। तो एक तरफ कॉरिडोर बनाएंगे तो कॉरिडोर बनेगा, उसमें भी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, सड़कें मिल बनेगी, रेलवे बनेगा, ट्रैक बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, एयर बबल्स बनेगा, सब कुछ बन रहा है तो रोजगार मिल रहे हैं। एक तो जब इन संरचनाओं का निर्माण होता है तभी रोजगार मिलता है। दूसरी, जो ये सड़कें बन जाती हैं, सड़क बन गई तो टोल वसूलने के लिए कुछ लोग रहेंगे ना, उनको भी रोजगार मिल गया। एवं इन कॉरिडोर के किनारे ही हमने कॉरिडोर से किसको जोड़ दिया है? राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को कल समझाए थे। तो विनिर्माण उद्योगों में भी क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, तो वहां भी रोजगार मिलेगा। तो ये सब चीजें किस लिए की जा रही है? बेरोजगारी को ही दूर करने के लिए। तो जो कॉरिडोर पर भारत काम कर रहा है, जो मेक इन इंडिया पर भारत काम कर रहा है, जो इन्वेस्ट इंडिया पर भारत काम कर रहा है, जो असेंबल इंडिया पर भारत काम कर रहा है, जो स्किल इंडिया पर भारत काम कर रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान पर भारत काम कर रहा है, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत जो जितने भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन पर काम चल रहा है, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी मिशन पर काम चल रहा है, ये सब सारे के सारे किस लिए लाए जा रहे हैं? बेरोजगारी को ही दूर करने के लिए लाए गए। समझ में आ गई बात? एक योजना चलाई गई है बेरोजगारी दूर करने के लिए, जिसे कहा गया दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। इस दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के तहत एक और कुछ नहीं किया गया, एक श्रम सुविधा पोर्टल बनाया गया है, ठीक। इस श्रम सुविधा पोर्टल के बना दिया गया है, इस पर प्रत्येक श्रमिक को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दे दिया गया है। अब वो श्रमिक की पहचान किससे हो रही है? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से। यहां से उसको ट्रैक किया जाएगा कि वो ट्रेंड है कि अनट्रेंड है। तो अगर अनट्रेंड है तो कोई उसके स्किल के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कोई अप्रेंटिस के लिए योजना चल रही है, जैसे प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना भारत में चल रही है, तो उसे कहा जाएगा जाकर के वहां जुड़ ले। अगर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा आई है तो उसके नंबर से पता लग जाएगा सरकार, अच्छा ये इसके नाम से कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो इन हेल्थ इंश्योरेंस से जोड़ दिया जाए। या उसके संबंध में जो कोई भी जब भी आंकड़ा चाहिए, आंकड़ा मिल जाएगा। यानी दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम एक पोर्टल के माध्यम से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसको थोड़ा मजबूत करता है, सामाजिक स्तर पर मजबूत करता है, आर्थिक स्तर पर मजबूत करता है, ताकि यहां भी ढेर सारे रोजगार का सृजन हो और बेरोजगारी की समस्याएं दूर हो। इसके अलावा एक योजना प्रधानमंत्री युवा योजना। इस प्रधानमंत्री युवा योजना में कहा गया कि 2016 से लेकर के 2021 तक की अवधि में 7 लाख युवाओं को विभिन्न उद्योगों में अप्रेंटिस कराई जाएगी, और उस अप्रेंटिस करा करके, कुछ इंटरप्रेन्योरशिप करा करके, इससे संबंधित उद्यमशीलता संबंधित शिक्षा दे करके इन्हें स्थानीय उद्योगों में रोजगार दे दिया जाएगा। इसमें क्या किया गया? उद्योगों से कहा गया है कि हमारे युवाओं को आप अप्रेंटिस कराइए। प्रत्येक उद्योग से कहा गया है कि 10-10 को अप्रेंटिस कराइए। तो उद्योग कहेंगे हमारा क्या फायदा? तो सरकार ने कहा आप अप्रेंटिस कराइए, हमारे युवा को अप्रेंटिस कराने पर जितना पैसा आप खर्च करेंगे हम आपको दे देंगे। यानी अप्रेंटिस कौन करा रहे हैं? उद्योग करा रहे हैं, लेकिन पैसा कौन खर्च कर रहा है? सरकार खर्च कर रही है, ठीक। साथ साथ केंद्र सरकार ने कहा है कि मेक इन इंडिया को सफल करना है, क्योंकि न्यू इंडिया का रास्ता मेक इन इंडिया और असेंबल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से होकर ही आता है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान जो अभी कोविड-19 के संकट के दौर में शुरू किया गया है, वो और कुछ नहीं है, मेक इन इंडिया असेंबल इंडिया को ही एक ही में घुला मिला दिया गया है और एक प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया, बन गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। और इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में देशी उद्योगों को आगे बढ़ाना है। लेकिन जब देशी उद्योगों को आगे बढ़ाना है तो उद्योगों के मांग के अनुरूप हमें श्रम बल विकसित करना होगा। यानी ऐसे स्किल्ड लोगों की
को तैयार करना होगा जो हमारे उद्योगों की श्रम बल की जरूरतों को पूरा करे। तो इसीलिए स्किल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया। इसके माध्यम से भी लोगों को रोजगार दिया जाएगा तथा अधिक रोजगार के अवसर का विकसित करने के लिए भारत सरकार स्टैंड अप इंडिया लाई है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम के तहत कहा गया कि भारत का जो तीन वर्ग है, महिला चाहे किसी भी जाति के हो, एससी और एसटी, देखा गया कि भारत का जो टोटल क्रेडिट फ्लो है उसमें 3 लोगों की हिस्सेदारी बहुत कम है। और वो कम कौन है? महिलाओं की हिस्सेदारी। यानी भारत सरकार ने जो कर्जा दिया है, बैंकों ने जो कर्जा दिया है, देखा जाए 3 वर्गों को, महिलाओं को, एससी और एसटी को कर्जा कम मिला है। क्योंकि कर्जा कम मिला है, पैसा कम मिला है, क्रेडिट फ्लो नहीं है, तीनों ने स्वरोजगार भी कम किया है। तो भारत सरकार ने स्टैंड अप योजना, स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ, तो खड़ा कौन होगा? जो बैठा होगा। और बैठा कौन है? अगर कर्ज प्रवाह के, लिक्विडिटी फ्लो के, क्रेडिट फ्लो के मापदंडे पर देखा जाए तो कौन बैठा है भाई? तो महिला बैठी है, एससी बैठा है, एसटी बैठा है, क्योंकि कर्ज कम है। तो कहा गया कि ये जो महिला और एससी और एसटी है, इनको अलग से लोन देने के लिए स्टैंड अप योजना लाई गई। कहा गया कि आप लोग अपना बिजनेस शुरू कीजिए, व्यवसाय शुरू कीजिए, सरकार आपको मैक्सिमम 2 करोड़ तक, 10 लाख से 2 करोड़ तक का लोन उपलब्ध कराएगी। और ये भी कहा गया कि आने वाले 5 साल में भारत में जितने भी बैंकों की जितनी भी शाखाएं हैं, प्रत्येक शाखा कम से कम 1 लोगों को कर्ज तो देगी ही देगी। यानी प्रत्येक शाखा कितने लोग? मिनिमम 1 लोगों को कर्ज तो देगी ही देगी। और इसके माध्यम से योजना है कि भारत में कुल बैंकों की मिलाकर कुल 2.5 लाख ब्रांचेज हैं। तो अगर प्रत्येक शाखा 1 लोगों को कर्ज देगी तो 2.5 लाख नए उद्यमी, नए व्यवसायी तैयार हो जाए। समझ में आ गई बात? वैसे ही स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, इसमें युवाओं से कहा गया आइडिया ले आइए, विचार ले आइए, पैसा हम देंगे और आप अपना रोजगार शुरू कीजिए। रोजगार मांगने वालों से की जगह आप क्या बनिए? रोजगार दाता बनिए। समझ में आ गई बात? एवं स्वयं का व्यवसाय, छोटा छोटा स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए, नॉन मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारत सरकार योजना लेकर के आई है, जिसे मुद्रा योजना कहा जाता है। इस मुद्रा योजना में माइक्रो ऋण दिया जाता है। 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। एक को कहा जाता है शिशु, एक को कहा जाता है तरुण, दूसरे को कहा जाता है किशोर। मतलब मुद्रा योजना के तहत सरकार मैक्सिमम 10 लाख का लोन देती है। तो इसमें 3 प्रकार का लोन है। पहला लोन है जिसे कहा जाता है शिशु लोन है। तो शिशु लोन में 50,000 रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। यानी कोई मुद्रा योजना में कहा हमको चलो चाय का दुकान खोलना है, सब्जी बेचने का ठेला लगाना है, तो 50,000 रुपए तक का कर्ज ले लिया, रोजगार मिल गया। कोई उससे भी बड़ा, शिशु के बाद अगर किशोर लोन लेना चाहता है तो उसे 50,000 से 5 लाख के बीच का लोन दे दिया गया। किशोर के बाद, शिशु के बाद तरुण लोन लेना चाहता है तो 50,000 से 5 लाख के बीच, 2 लाख 3 लाख जितना चाहे। और तरुण के बाद किशोर वाला 5 लाख से 10 लाख के बीच हो गया। अर्थात स्वयं के व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार क्या लेकर के आई है? मुद्रा योजना। ठीक। एवं इसी के साथ साथ सरकार चाहती है कि देश का जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है इसमें सुधार किया जाए। सरकार चाहती लॉजिस्टिक क्षेत्र, सप्लाई चेन सुधार किया जाए। ढेर सारे श्रम सुधार लेकर के आई है। सरकार सिंगल विंडो सिस्टम को बना रही है। सरकार ऊर्जा उपलब्धता इत्यादि में सुधार कर रही है। ठीक। और इन्हीं सभी सुधारों से 2016 से आप देखेंगे कि लगातार भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, ठीक, भारत की अपनी रैंकिंग क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और जितना ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग बढ़ेगी, इसका मतलब है दुनिया को संदेश जाता है कि भारत में व्यापार करना आसान है। और यह संदेश विशेष करके निवेशक को बहुत पसंद है। तो ईज ऑफ डूइंग जितना आगे बढ़ेगी, निवेशक उतना आएंगे, निवेशक आएंगे तो उद्योग लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे तो हमारे ढेर सारे लोगों को रोजगार देंगे। तो लोगों को रोजगार देने के लिए इतने काम किए जा रहे हैं। क्लियर हो गई बातें सब? बोलो भाई लोग। ठीक। अच्छा, बोलोगे कैसे? मैं भूल ही जा रहा हूं कि डायरेक्ट नहीं। ठीक। तो इसके अलावा जो हमारा लेबर फोर्स है, जो हमारा श्रम बल है, इसमें महिलाओं की भागीदारी कम है। महिलाएं आई तो बाहर है लेकिन सर्विस सेक्टर में ज्यादा हैं। महिलाएं डॉक्टर ज्यादा होती हैं, इंजीनियर ज्यादा होती हैं, आईएएस आईपीएस ज्यादा बनना चाहती हैं, ठीक, टीचर ज्यादा बनना चाहती हैं। लेकिन भारत सरकार चाहती है कि इंटरप्रेन्योर में, उद्यमशीलता में थोड़ा महिलाएं आगे बढ़े। तो कहा गया महिलाओं की भागीदारी आगे बढ़ाने के लिए, ठीक, तमाम प्रकार के स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जा रहा है। और स्वयं सहायता समूहों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से महिलाओं की बेरोजगारी को दूर किया जा रहा है। ठीक, समझ में आ गई बात? अब थोड़ा सा कुछ संस्थानों की बात करते हैं। एक संस्थान है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और दूसरा संस्थान है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, NSSO। इस संस्थान को हम एक एक लाइन में बताएंगे। अब देखो, अब यहां ठहरना,
रुकना, मैं भी रुक रहा हूं, आप लोग भी रुकिए। अब बेरोजगारी किसे कहते हैं, तीन बातें हमने समझी। बेरोजगारी किसे कहते हैं, बात नंबर एक। दूसरी बात हमने समझी बेरोजगारी के प्रकार विस्तार से, और तीसरी बात बेरोजगारी दूर करने के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है। इससे मेंस में भी सवाल आता है और प्रीलिम्स में भी सवाल आता है। तो क्लियर हो गया ना तीनों, ठीक। जब लाइव क्लासेज हम जो जल्दी आएंगे, जब ये तकनीकी समस्याएं इन लोगों की दूर हो जाएगी, यूट्यूब की दूर हो जाएगी, तो मैं आपसे पूछूंगा किस टॉपिक में बताया था, सब क्लियर हुआ ना, ठीक। तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा बेरोजगारी के आंकड़ों पर इकट्ठा करने के लिए। यहाँ एक वन लाइन सवाल आते हैं, ठीक। तो देखो, एक संस्थान है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक। और देश में ढेर सारे आंकड़ों को जारी करने का काम केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का है। जैसे जीडीपी में जो कितना ग्रोथ हुआ इसका आंकड़ा कौन जारी करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। औद्योगिक उत्पादन से जुड़ा आंकड़ा जारी करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। जो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन से जुड़े आंकड़े जारी करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। समझ में आगे बात। दूसरी तरफ एक संस्थान है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। यह जो एनएसएसओ है, यह स्वास्थ्य से जुड़े, शिक्षा से जुड़े, घरेलू खर्च से जुड़े, सामाजिक और आर्थिक सूचकांक से जुड़ी रिपोर्टें तैयार करता है, पेश करता है, ठीक। और यह दोनों संस्थान जो भारत सरकार का सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, उस मंत्रालय के तहत काम करते हैं। याद रखना, ये सब बातें परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक। हाल ही में एक अपडेट हुआ है, ठीक, क्योंकि हम जितने बेरोजगारी के आंकड़े उकड़े बता रहे हैं सब यही लोग जारी करते हैं। हाल में एक अपडेट हुआ है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, ठीक, हाल ही में मंत्रालय ने कहा है, जो कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, इस मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय किया जाएगा। यानी अब तक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय अलग था और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय अलग था, और कहा गया है कि अब इसी 2020 से इन दोनों का मिलन कर दिया जाएगा। यानी दोनों को मिला करके सिर्फ एक कार्यालय रहेगा, और उस कार्यालय का नाम क्या होगा, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। एक बात यहां से जान लेना, तो अब जो भी आंकड़ा आएगा कौन जारी करेगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्लियर हो गई बात। अब थोड़ी सी कुछ अन्य संस्थानों की बात। तो एक संस्थान है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक, यह आंकड़े जारी करता है, बड़े विश्वसनीय आंकड़े जारी होते हैं। तो एक संस्थान है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो संस्थान है, जो डेटा है, इस डेटा के अनुसार भारत में श्रम बल भागीदारी दर लगभग 47% है, और जो वैश्विक मानकों से कम है। यानी ग्लोबल जो श्रम बल भागीदारी दर है वह कितनी है, 66% है। भारत में कितनी है, 47%। यहां से स्टेटमेंट आते हैं यूपीएससी के, तीन बातों को याद रखना कि भारत की श्रम बल भागीदारी दर वैश्विक मानकों से कम है, ठीक। और रिपोर्ट कहती है कि रोजगार के अवसरों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी बहुत कम हो गई है। यानी हाल के दिनों में भारत में बेरोजगारी दर बढ़ा है, ठीक। यह रिपोर्ट अगली बात कहती है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं को पहले ठीक ठाक रोजगार मिल जाता था, लेकिन वहां भी अब रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो उद्योग है, आधारभूत संरचना और निर्माण क्षेत्र में महिलाओं के लिए अवसर कम होने से महिलाओं के जीवन पर असर पड़ रहा है। यानी हाल के दिनों में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा कहता है कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र बेरोजगारी बढ़ी है। क्लियर हो गई बात। अब थोड़ी सी कुछ एनएसएसओ की रिपोर्ट, ठीक। एनएसएसओ की रिपोर्ट की अगर बात कही जाए तो जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में बेरोजगारी से जुड़े आंकड़ों की तुलना पहले के आंकड़ों से की गई, ठीक। और कहा गया, इस रिपोर्ट पे कहा गया कि शहरी क्षेत्र में, ठीक, शहरी क्षेत्र में थोड़ा बैटरी लो हो रहा है, तो रिपोर्ट में कहा गया कि शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी दर है वो 60.8% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 5.3% है। तो एक बात आपको यह भी जानना होगा, ठीक, कि बेरोजगारी दर कहां ज्यादा है, शहरों में, कहां कम है। ऐसा लगता है कि शहरों में ज्यादा रोजगार है, नहीं, ये सब कथन पूछा जाएगा कि, ठीक। दूसरी चीज, पुरुषों की बेरोजगारी दर 2%, महिलाओं की दर 5.7%।
शहरों बेरोजगारी दर, तो ग्रामीण इलाकों की इस प्रकार यदि शहरों में बेरोजगारी दर देखा जाए तो 10.8%, जो गांव के इलाकों में 3.8% रही है। ये कुछ आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े एक बार पढ़िएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। पढ़ना यह है कि इस आंकड़ों से जब आप क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें स्ट्रेटजी पर हमने डिस्कशन किया, तो न जो आंकड़े आपको मेंस में नंबर दिलवाते, कभी भी आप मेंस में नंबर आंकड़े कुछ करते हैं, एग्जाम में करता है बोल नहीं पा रहा है। क्लियर हो? कोविड-19 उसके बाद आया, यानी कोरोना बेरोजगारी के आंकड़ों पर इसमें शामिल नहीं है। तो जब भी सवाल आएगा तो 2019 में जो आंकड़े प्रकाशित हुए उसी हिसाब से सवाल आएगा, जिस पर में जो भी विश्लेषण किया गया है कोविड-19 की मंदी से उत्पन्न स्थितियों का विश्लेषण नहीं। अब एक चर्चा आगे कर सकते हैं। कहा जाता है कि भारत में बेरोजगारी में सटीक आंकड़ा के पास बेरोजगारी का जो आंकड़ा नहीं है सटीक आंकड़ा नहीं मिल पाता है, और सटीक आंकड़ा न मिल पाने के ढेर सारी नीति कार्यक्रम सफल नहीं हो पाते, क्योंकि सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में जो आंकड़े अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में काम ढूंढ रहे युवाओं की संख्या का कोई हिसाब किताब नहीं है। इस पहली बात, सरकारी अनुमान कहता है कि आंकड़ा क्यों तोड़ बैठता है, और यह अनुमान सिर्फ कुल बेरोजगारी की संख्या के है। यदि इसी प्रकार सभी प्रकार की बेरोजगारी का लेखा जोखा जुटाया जाए तो समस्या और बड़ी दिख सकती है, और अन्य देशों की तुलना में बेरोजगारी की समस्या अधिक गंभीर है, क्योंकि आधी से आधी आबादी लंबे समय के लिए रोजगार ऐसा संस्थागत तंत्र विकसित नहीं हो पाया है, जिससे हम बेरोजगारी के बेहतर आंकड़े लेकर के आए, असंगठित क्षेत्र और निजी क्षेत्र में काम ढूंढ रहे युवाओं को पूरी तरह से किया जा सकता है। हाँ, नीति आयोग इस पर काम कर रहा है, तमाम संस्थान काम कर रहे हैं, जैसे हम अपने असंगठित क्षेत्र और निजी क्षेत्र ट्रैक कर लें, हमारे पास ग्रामीण बेरोजगारी। यही रिपोर्ट की बात करते हैं, आपने रिपोर्ट करती है कि भारत के जो बड़े शहर हैं वो बड़े दबाव झेल रहे हैं, और बड़े शहरों पर इतना अधिक दबाव हो गया है, इतने जितने काम मांगने लोग आ गए उतने उद्योग है नहीं, और इन अधिक दबाव के कारण जो भारत का इंडस्ट्रियल पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिटी है, जो औद्योगिक शहर है, जैसे सूरत है औद्योगिक शहर है, अहमदाबाद औद्योगिक शहर है, बहुत प्रेशर आ गया है। कारण सब लोग घर से बोरिया बिस्तर उठाए कहे चलते हैं सूरत में नौकरी मांगनी, अहमदाबाद में नौकरी मांगनी, लेकिन इतनी नौकरी तो नहीं। तो है क्या क्या रिपोर्ट करती है कि भारत के जो शहरी औद्योगिक क्षेत्र है वो बड़े दबाव में है, क्योंकि रोजगार के अवसर नहीं बन पा रहे हैं। ठीक, और अभी हाल में जो विनिर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो मंदी आई है, इसने शहरी बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ाया है, और कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण जो तरलता में कमी आ गई है, इस तरलता में कमी के कारण उत्पादन मांग कम हो गई है, और मांग के कारण उत्पादन जो कम हुआ है, इससे शहरी बेरोजगारी ठीक और भी आगे बढ़ेगी, स्थितियां खतरनाक बन रही है। दूसरी ओर खेती किसानी में भी रोजगार की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। ग्रामीण युवा पुश्तैनी खेती किसानी छोड़ करके नौकरी या दिहाड़ी की तलाश में जा रहा है। यहीं से यूपीएससी सवाल बनाया था। ग्रामीण युवा क्या कर रहा है, पुश्तैनी खेती किसानी छोड़ करके नौकरी या दिहाड़ी मजदूरी की तलाश में गांव से शहरों की ओर जा रहा है, महानगरों की ओर जा रहा है। ठीक, गांव से पलायन शहरों में हो रहा है, शहर रोजगार दे नहीं रहे हैं, यानी गांव से जो व्यक्ति अपनी गरीबी को दूर करने के लिए शहर आ रहा है कि हम शहर में जाएंगे गरीबी दूर हो जाएगी, वह शहर में भी आकर के गरीब बन जा रहा है, अर्थात ग्रामीण गरीबी शहरी गरीबी में तब्दील हो जा रही है। इसीलिए जब आंकड़े आए नीति आयोग के, तो उस आंकड़ों में दिखाया गया है कि भारत में ग्रामीण गरीबी कम हुई है, लेकिन शहरी गरीबी बढ़ गई है।
तो आप लोग देखते होंगे मीडिया चैनल वाले चिल्लाने शुरू करे गए, ये न्यूज चैनलों पर जो अप्सराएं आती हैं प्रचार प्रसार करती हैं, इनको कुछ आता होता तो है नहीं। अभी लोग कहने लगे ये है नया भारत, ये है नया भारत, ग्रामीण गरीबी कम हो गई। नहीं भैया, ग्रामीण गरीबी कम नहीं हुई है। दरअसल गांव का गरीब शहरी गरीबी में शिफ्ट हो गया है। और आंकड़ों को जब तुलना करोगे तो जो जितनी आप देखते होगे कि जितनी ग्रामीण गरीबी कम हो गई है उतनी शहरी गरीबी बढ़ गई है। यानी जिस रेशियो से ग्रामीण गरीबी कम हुई है शहरी गरीबी बढ़ गई है, तो हम कहते हैं कि पलायन, गांव से काम की तलाश में युवा लोग आ रहे हैं और शहरों में काम उतना नहीं मिल पा रहा है, श्रम सस्ता हो गया है और ग्रामीण गरीबी शहरी गरीबी में तब्दील होती जा रही है। इन्हें रोकना होगा, हमें रिवर्स माइग्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा, हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना होगा, मेक इन इंडिया असेंबल इंडिया को मजबूत करना होगा, कॉरिडोर्स जल्दी से बनाने होंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आगे लाना होगा, कौशल आधारित शिक्षा का विकास करना होगा और साथ साथ हमें लो कास्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा, सस्ती वस्तुएं उत्पादन की तकनीकी पर काम करना होगा। हमें इस देश में इंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को आरंभ करना होगा, समाज की मानस को बदलना होगा। आज भी भारत का सामाजिक मानस उसी युवा को सम्मान देता है जो सरकारी नौकरी पाता है, लेकिन कोई युवा अगर शहर से पढ़ के गया और अपने ही गांव और चौराहे पर कोई अपना व्यवसाय शुरू कर दिया तो लोग ताने मार मार करके उसको मार डालते, वो काम नहीं कर पाता है। अर्थात समाज के इस मानस को बदलना होगा, समाज के इस मानस में इंटरप्रेन्योरशिप को स्थापित करना होगा। जैसे यूरोप में वह युवा सबसे नकारा माना जाता है जो सरकारी नौकरी खोजता है, वह युवा सबसे योग्य माना जाता है जो अपना व्यवसाय करता है। भारत में वह युवा सबसे अच्छा माना जाता है जो सरकारी नौकरी में है। अर्थात समाज के मानस में, हमारे समाज में जो प्रतिष्ठा का केंद्र है, हमारे समाज की मानसिकता जिन्हें सम्मान देती है। और याद रखना, अर्थव्यवस्था में ये चीज बड़े मायने लगते हैं, क्योंकि समाज में जिस चीज को प्रतिष्ठा मिलती है युवा उसी की तरफ भागता है। आप लोग आईएएस आईपीएस की तैयारी क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो कि आज भी इस आईएएस की नौकरी को समाज में सर्वाधिक मान्यता मिल जाती है। जो आप आईएएस में सेलेक्ट होते हो तो आपके 10-20 गांव रिश्तेदारों में आपकी वैल्यू तुरंत बढ़ जाती है, आपको सम्मान मिलने लगा है। तो भारत में एक काम तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर करना है, कॉरिडोर बनाना है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करनी है, ईज ऑफ डूइंग को तेजी से बढ़ाना है ताकि व्यापार करना आसान हो, निवेशक हो, तभी मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत सब सफल होगा। एवं इन सब के साथ साथ समाज के मानस को भी बदलना है और समाज की संस्कृति में प्रतिष्ठा के केंद्रों में इंटरप्रेन्योरशिप को स्थापित करना है, उद्यमिता को स्थापित करना है, तभी भारत इस बेरोजगारी की समस्या से निपट पाएगा। तो आज की क्लास क्लियर हो गई, पूरा का पूरा आपने बेरोजगारी के सामाजिक पहलू को भी हमने समझाया, बेरोजगारी के आर्थिक पहलू को भी समझाया, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हमें सोच में क्या बदलाव लाना है ये भी बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव लाना है ये भी बताया, इलेक्ट्रिसिटी और वर्क कल्चर में क्या बदलाव लाना है ये भी बताया। और इस प्रकार आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लिया। मुझे उम्मीद है आपका एक टॉपिक तैयार हो गया होगा और समझ लिया। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। 6 एकेडमी अपनी तकनीकी समस्या दूर कर लेगी, फिर संवाद करेंगे। तब तक ऐप वाली क्लास में 6 से 7 आते रहिए। फिर आज 6 बजे जुड़ते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।